नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बस 2 दिन बचे हैं, 27 तारीख से ट्रंप का टैरिफ लागू हो जाएगा। यानी टैरिफ हो जाएगा 25% प्लस 25%, 50% टैरिफ हो जाएगा। यानी भारत के सामान जो वहां पर बिकते हैं वो अब 50% ज्यादा रेट पे बिकेंगे और यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा जो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, यानी अमेरिका भारत से जो इंपोर्ट मंगाता है उस पर बड़ा झटका होगा। इधर लगातार बयान आ रहे हैं और उन बयानों से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल टैरिफ के टलने की कोई उम्मीद नहीं है। भारत के जो राजदूत हैं विनय कुमार जी, रशिया में जो भारत के राजदूत हैं, उनका कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। टैस को वो इंटरव्यू दे रहे थे, रूस की सरकारी समाचार एजेंसी है टैस को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत की कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उनको अच्छा सौदा मिलेगा। यही नहीं, इसके पहले भी एकदम सुर बदला हुआ नजर आया जयशंकर जी का। जयशंकर साहब भी एक जगह बोल रहे थे और वहां उन्होंने ये कहा कि आपको अगर दिक्कत है तो हमसे तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अगर अमेरिका को और यूरोप को दिक्कत है तो वो हमसे तेल खरीदना बंद कर दें। अगर वो हमसे तेल नहीं खरीदेंगे, तेल की डिमांड नहीं होगी, तो रशिया से तेल खरीदना हम वैसे ही कम कर देंगे। देखें तो ये दोनों बातें बहुत अच्छी नजर आती हैं। देखें तो यह निर्णय भी अच्छा नजर आता है कि अमेरिका कौन होता है आपके ऊपर दबाव बनाने वाला कि आप रशिया से या कहां से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और वो भी खास तौर पे तब जब चाइना रशिया से हमसे ज्यादा तेल खरीदता है। लेकिन सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर हो रही हैं, चाइना को लेकर या टर्की को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका के साथ कोई ब्रेक थ्रू पाने में भारत, यानी कि आप कह सकते हैं मोदी सरकार, फिलहाल नाकामयाब रही है। अमेरिका के साथ कोई बातचीत फिलहाल सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका से जो लोग बात करने इंडिया आने वाले थे वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आगे कब बात होगी हमको नहीं पता है। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां अमेरिका से हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो खतरे में पड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका होशियार है, यहां से जो दवाएं जाती हैं, फार्मास्यूटिकल जो दवाएं जाती हैं, उनके ऊपर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर दवाएं वहां टैरिफ लग जाएगा तो बेहद महंगी हो जाएंगी। तुरंत उनको कहीं और से रिप्लेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका के बाजार में दवाएं महंगी बिकेंगी। सवाल यह है, इस मुद्दे पर मेरा भारत सरकार को समर्थन है और पूरा समर्थन है कि भाई जबरदस्ती कोई आपके साथ कैसे कर सकता है। सवाल बस इतना है कि आपने ऐसी स्थिति बना कैसे ली कि ट्रंप खुलेआम आपको लगातार बोल रहा है, मार्क रूबियो बोल रहा है, ट्रंप का जो ट्रेड एडवाइजर है वो आपके ऊपर मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहा है, और साथ में आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ये वाली स्थिति बनी कैसे? डोनाल्ड ट्रंप आपके दोस्त हुआ करते थे, आप दावा करते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद स्थिति यहां पहुंच गई कि इस बार ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है तब से लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है। जेडी वांस जो वहां का उपराष्ट्रपति है वो भारत आया था, आपको याद होगा। उनकी पत्नी जो है वो भारतीय हैं। उनके बच्चों के साथ मोदी जी की तस्वीर आई थी। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलना ही था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि उनकी पत्नी चूंकि भारतीय हैं तो उनका भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और वही जेडी वांस बयान ये देते हैं, अभी किसी से बातचीत करते हुए एक चैनल पर उन्होंने कहा कि युद्ध रुकवाने का केवल यही एक तरीका है। अमेरिका जो ये कदम उठा रहा है वो रूस से युद्ध रुकवाने के लिए उठा रहा है। ये एकदम फ्रॉड बात है, ये एकदम बेकार की बात है, ये एकदम झूठ है। जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं वो समझते हैं कि युद्ध वगैरह रुकवाने के लिए कहीं से टैरिफ नहीं लगाया गया है। ये टैरिफ क्यों लगाया गया है, इस बात को समझना बेहद जरूरी भी है। ये टैरिफ 2 वजहों से ट्रंप ने लगाया है। एक तो वो सब पर टैरिफ लगा रहा है, आपके ऊपर भी लगाया है, एक्स्ट्रा आपने टैरिफ लगाया है। दूसरा, वो सीधे सीधे चाहता है कि आप अमेरिका के खेमे में जाकर खड़े हो जाएं, रशिया को अपना दुश्मन बना लें। अब आप देखिए, यही चीज वो बाकियों के साथ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप इतना ज्यादा चिपक गए थे, आप इतना ज्यादा अमेरिका अमेरिका करने लगे थे कि अमेरिका को यह लगा कि इनको तो बड़े आराम से खींचा जा सकता है। याद कीजिए, ब्रिक्स में बात हुई थी कि डॉलर की जगह एक नई मुद्रा ब्रिक्स बनाएगा और उसमें सारा ट्रेड होगा। ट्रंप ने धमकी दी, बाकी सबने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी जी तुरंत उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा व्यापार डॉलर में जारी रखेगा। इससे मैसेज क्या गया?
इससे मैसेज ये गया ट्रंप के पास कि मोदी को तो हम कितना भी झुका सकते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक बयान, कभी यूएस एड को लेकर कि $2.1 मिलियन दिया गया, कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, पहले तो बयान आए। आप जब वहां पे पहुंचे, ट्रेड के लिए ही आप वहां पे पहुंचे हुए थे, आप जब वहां पे पहुंचे दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। उसके बाद आप जाकर एलन मस्क के बच्चों और बच्चों की जो आया थी उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे। मस्क बैठा था, उसके बगल में बच्चों की आया बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे और आप उससे बात कर रहे थे। आपने खुद अपनी वैल्यू गिरा ली। अमेरिका को यह लगने लगा कि हमसे दोस्ती बनाए रखने के लिए ये किसी भी लेवल पर जाएंगे। चाइना से आपने रिश्ते खराब कर लिए, गलवान के बाद से चाइना से आपके रिश्ते खराब थे, तो उसने सोचा कि प्रेशर डाल के अगर रशिया से रिश्ते खराब कर देते हैं तो फिर आपका बचेगा ही कौन। इधर अडानी साहब आपके कितने प्रिय हैं ट्रंप कायदे से जानता है। अडानी साहब के ऊपर वहां पर केस है, समन आया है, अभी तक आप समन दे नहीं पाए हैं। जिस दिन प्रेशर पड़ेगा समन देना पड़ेगा, क्योंकि हेग का समझौता है, उसके तहत आपको समन देना पड़ेगा। और कल को अगर अमेरिका कहता है कि इनको अमेरिका भेजिए, अडानी साहब को इनके ऊपर केस चलना है या इनको सजा हुई है, तो आपके लिए और एक मुश्किल हो जाएगी कि आप जो आजकल राष्ट्रीय सेठ हैं हमारे अडानी जी, उनको वापस भेजेंगे कैसे। दरअसल कुल मिला के हुआ यह है कि अडानी और अंबानी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर है वो तो है ही, हमारे देश की विदेश नीति कैसे हो ये भी कई बार ऐसा लगता है कि अडानी और अंबानी मिलकर तय कर रहे हैं। आप ओआरएफ का पूरा मामला देख लीजिए। ओआरएफ को फंड करते हैं बड़े अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी। ओआरएफ में बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं जयशंकर साहब के बेटे, और ओआरएफ जो है वो अमेरिका में एक्टिव है। अब आप ये मुझे बताइए कि एक थिंक टैंक जिसमें हमारे विदेश मंत्री के बड़े बेटे बैठे हुए हैं और जिसको फाइनेंस करते हैं अंबानी साहब, और कहा यह जाता है कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनमें यह बड़ी भूमिका निभाता है, वो भारत का हित देख रहा है या अंबानी का हित देख रहा है, यह सवाल सोचना पड़ेगा। कहीं अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मामला हुआ है सारा कुछ, उसके पीछे यही सारी लॉबी तो नहीं है। अब कंडीशन यह है कि आप लॉबिंग और बढ़ा रहे हैं। आपने एक और नए लॉबिस्ट को भर्ती किया है जिसको 55 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आप 2.5 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं लॉबिंग के। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका से आपके रिश्ते सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत हमारा दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के चक्कर में और अपने अहंकार में आपने तो सबको दुश्मन बना लिया। आज स्थिति आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती कभी नहीं रही। आज हालत यह है कि चाइना के विदेश मंत्री आपके यहां आते हैं और आपके यहां से सीधे पाकिस्तान जाते हैं, जहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर आती है। यानी चाइना के विदेश मंत्री आपके यहां आए तो बातें तो की, सबसे मुलाकात की, जयशंकर से मुलाकात की, डोभाल से मुलाकात की, मोदी जी के साथ मुलाकात की, लेकिन उसके बाद सीधे चले गए पाकिस्तान। यानी आपको साफ साफ बता दिया कि उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जैसे हैं। और जब ओआरएफ की बात चली है तो चिंतन की बात भी चलेगी। चिंतन एक दूसरा ग्रुप है जिसको अडानी प्रमोट करते हैं, अडानी का पैसा लगा हुआ है, उसका भी कार्यक्रम था। वहां चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ रख दिया। अमेरिका में क्या हुआ, आपको बुलाया, आसिम मुनीर को भी बुला लिया। आसिम मुनीर के साथ वो लंच करता है, आसिम मुनीर को दोबारा बुलाया जाता है और वहां से जाके वो पता नहीं एटॉमिक वगैरह क्या धमकी देता है। पाकिस्तान चाइना के भी करीब है, पाकिस्तान उनके भी करीब है और रशिया के साथ भी रिश्ते खराब नहीं है। आप चाइना से अब रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर साहब जाके लौट आए, राजनाथ सिंह जाके लौट आए, अब खबर है हमारे नरेंद्र मोदी जी चाइना जाएंगे। लेकिन रिश्ते हमारे अगल बगल लगातार खराब होते जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कल यानी कि रविवार को 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सबसे बड़ा समझौता है वीजा फ्री वाला समझौता है, जिसमें एक दूसरे देश में उनके जो अधिकारी हैं वो सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट जिनके पास है उनको जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ट्रेड पर, व्यापार पर एक वर्किंग ग्रुप बन रहा है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों होंगे। एक फॉरेन सर्विस एकेडमी जो है
जो डिप्लोमेटिक एकेडमी होगी, डिप्लोमेसी की शिक्षा जिसमें दी जाएगी, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर बनाएंगे। मीडिया एजेंसी सहयोग भी होगा, यानी दोनों मिलकर एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे जो मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करेगी। टैक्टिकल जो रणनीतिक अध्ययन होता है उनके लिए एक कमेटी बन रही है, और कल्चरल आदान प्रदान के लिए भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। इसका सीधा मतलब क्या है? बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है, पाकिस्तान चाइना के नजदीक है, चाइना बांग्लादेश के नजदीक है। आप तीन तरफ से तो यहीं घिरे हुए हैं। अमेरिका जिसका आपको सहारा था, आपको लगता था कि अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा जब पाकिस्तान से आपकी लड़ाई होती है, तो अमेरिका आपके साथ खड़ा नहीं होता है, वो आपके और पाकिस्तान दोनों के साथ खड़ा है। वो कोई एक पक्ष लेने से इंकार कर देता है और लड़ाई खत्म होने के बाद आसिम मुनीर को बुलाकर लंच कराता है। इसका मतलब क्या है, यह समझाने की जरूरत नहीं है, सुनने वाले भी बहुत कायदे से समझते हैं। सिंधु जल संधि को लेकर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उस पर भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ट्रिब्यूनल में चला गया, ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया, मतलब क्या क्या हो गया, यहां तो खबरें नहीं आती हैं, क्या क्या हो गया कुछ समझ नहीं आया। लड़ाई में भी आपने दावा किया आपने 6 जहाज गिराए थे, और ऐसा नहीं है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बाकायदा ग्राफिक्स आए थे कि कैसे उनके जो एयर बेसेस हैं उन पर हमला हुआ था और उनको नुकसान हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान ये परसेप्शन बनाने में सफल हो गया कि नुकसान सिर्फ आपको हुआ है। यानी आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी, आपकी डिप्लोमेसी और आपकी प्रेस पॉलिसी सारी की सारी फेल हुई उस समय। आप शायद किसी अहंकार में थे या किसी ऐसी चीज के भरोसे थे जिस चीज ने आपका साथ नहीं दिया। वो चीज अमेरिका हो सकती है। रशिया से आपके रिश्ते पुराने हैं, रशिया से हथियार भी आते रहे हैं, रशिया से टेक्नोलॉजी भी आती रही है। रशिया ने 1971 का वार हो या बाकी सारी जगह हो, हमेशा हमारा साथ दिया है। पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर को लेकर विवाद है उसको लेकर भी यूएन में, खासतौर पर यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया हमेशा हमारे साथ रहा है। लेकिन आपने कई नावों को एक साथ साधने की कोशिश की। आपने कोशिश किया पाकिस्तान से भी रिश्ता बना रहे, आपने कोशिश किया अमेरिका से भी रिश्ता बना रहे, रशिया से भी रिश्ता बना रहे। मैं, जो लोग पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि मैं कई बार कह चुका हूं कि यह हो नहीं सकता कि आप अमेरिका और रशिया दोनों से रिश्ता एक साथ अच्छा बनाकर रखें। ग्लोबल साउथ की जगह आपने प्रेफरेंस दिया यूरोप को, अमेरिका को। नतीजा क्या हुआ? आज आपके साथ कोई नहीं है। रशिया के साथ पुरानी दोस्ती है, रशिया से आप तेल खरीद रहे हैं, अभी उसने आपको राहत देने के लिए 5% की और छूट दे दी, ये सब ठीक है। लेकिन आप यूक्रेन पहुंच गए थे, वहां जो बच्चे मारे गए हैं उनकी समाधि पर जाकर आप आंसू बहा रहे थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ आप फोटो खिंचवा रहे थे। रशिया कितना भरोसा करेगा आपका? रशिया एक लिमिट तक भरोसा करेगा, और रशिया के लिए इस समय चाइना सबसे ज्यादा जरूरी है। हथियार दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, तेल खरीद रहा है, पैसे दे रहा है। तो जहां चाइना का मामला आएगा, रशिया भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यानी दुनिया में एक मुल्क ऐसा नहीं बचा है जो किसी भी मामले में, किसी भी हाल में आपके साथ खड़ा हो। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। दरअसल माहौल ऐसा बनाया गया कि मोदी जी ने आकर जो है झंडा गाड़ दिया पूरी दुनिया में अपना, डिप्लोमेसी में और बाकी सारी चीजों में। हकीकत यह थी कि भारत की प्रतिष्ठा जो दुनिया भर में बनी हुई थी, और यह प्रतिष्ठा पिछले 60-70 सालों में बनी है, उसका फायदा मोदी जी को मिला। उसके चलते दुनिया भर में उनको सम्मान मिला। इन्होंने गलतफहमी पाल ली कि मुझे सम्मान मिल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि डिप्लोमेसी में पर्सनल दोस्तियां बहुत काम नहीं आती। इनको बार बार लगा कि कोई मुझे माय फ्रेंड कह रहा है तो मैं बिल्कुल महान हो गया। वो आपको माय फ्रेंड नहीं कह रहा था, वो भारत के प्रधानमंत्री को माय फ्रेंड कह रहा था। वो जो स्वागत ढोल धमाका बज रहा था वो आपके लिए नहीं बज रहा था, वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए बज रहा था। कोई भी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर होता तो उसको वैसा ही सम्मान मिलता। आपके पहले जो लोग थे उनको भी उतना ही सम्मान मिलता था, कई बार उससे ज्यादा सम्मान मिलता था। लेकिन वो उसका उपयोग देश के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं करते थे, उनका आईटी सेल डंका बजने के दावे नहीं करता था। आपने उसको पर्सनल समझ लिया, और पर्सनल लेवल पर आपको लगा कि आप सबसे रिश्ते बना के रख सकते हैं, और आपने चुना पावरफुल कंट्रीज को, कि पावरफुल कंट्रीज को, अमेरिका और यूरोप को हम दोस्त बना के रखेंगे तो हम खुद ताकतवर हो जाएंगे। वो जो एक औपनिवेशिक मानसिकता है कि गोरे हमारे दोस्त होंगे तो हम खुद ताकतवर हो जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? कनाडा में आप फंसे, अमेरिका में आप फंसे, अडानी के खिलाफ केस है, और अब
लग यही रहा है कि अगले 24-48 घंटों में हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लग जाएगा। अब कोशिश की जा रही है चाइना से दोस्ती बढ़ाने की। बाकी सब कुछ तो अब चाइना से दोस्ती अगर होगी, अगर चाइना आपका सहयोग करेगा तो जाहिर तौर पर वो अपनी शर्तों पर करेगा, क्योंकि चाइना को आपकी जरूरत नहीं है, आपको चाइना की जरूरत है। खैर, अगर इन सब के बावजूद बुद्धि आ जाए, अगर इन सब के बावजूद इंटरनेशनल रिलेशंस को लोकल पॉलिटिक्स में डंका बजवाने, आईटी सेल द्वारा प्रचार करने के तमाशे की जगह भारत के हितों को ध्यान में रख के किया जाए, अगर सोशल मीडिया पर डिप्लोमेसी डिस्कस करने की जगह जो डिप्लोमेसी जानते हैं उनसे सलाह ली जाए, तो शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं। वरना ऐसा लगता है कि सब कुछ एक एक करके मोदी जी के हाथ से निकलता जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।